ये क्वेश्चन है। अब यहाँ बौद्ध धर्म के योगदान की अगर बात करें हम करंट की, तो मानवीय समाज या मानवीय समाज का जो विकास है उसके डेवलपमेंट की अगर हम पहले की तरफ चलें, पहले परिस्थिति क्या थी कि जो एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम में 200 से लेके 800 BC का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में अगर हम देखें तो ये काल ब्राह्मण काल कहा गया है। ठीक है, इसके ऊपर ब्राह्मण ग्रंथों की कुछ रचना हुई है। इस दौरान क्या था कि एजुकेशन आक्रमण 500 BC में डेरियस का पहला आक्रमण हुआ और 500 BC में डेरियस के आक्रमण के बाद यूनानी आक्रमण होना शुरू हो गया, अंदर वगैरह आए। तो परिस्थिति क्या हो गई कि जो एजुकेशन सिस्टम था वो धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा और परिस्थिति क्या थी, जो आश्रम थे वो नष्ट हो गए। क्या बात है, काय हाथ पर लगे पिक्चर और में होगा। तो परिस्थिति क्या हुई कि यहाँ पर जो एजुकेशन थी वो कुछ लोगों तक ही सीमित रह गई। जब बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ तो बौद्ध ने जन सामान्य की एजुकेशन के लिए वर्क किया। तो जन सामान्य के लिए एजुकेशन के लिए वर्क किया तो शिक्षा कैसी थी, निःशुल्क थी। उन्होंने शिक्षा कैसी थी, निःशुल्क थी। ठीक, और निःशुल्क के साथ शिक्षा व्यवसायिक दृष्टि से भी सफल थी। ठीक है, अब जब व्यवसायिक दृष्टि से सफल थे तो उन्होंने सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रारंभ में सबसे पहले पुस्तकों का, यहाँ अगर पुस्तकों की यूज की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने सिद्धिरस्तु नामक पोथी का प्रचलन किया। तो यहाँ पर एक यह है कि उन्होंने व्यवस्थित रूपरेखा बनाई। अब यहाँ व्यवस्थित रूपरेखा बनाने के लिए कि अगर हम देखें तो शिक्षा का जो क्रम था, शिक्षा का व्यवस्थित ढांचा था। उन्होंने पहले क्या थी कि आश्रमों में शिक्षा दी जा रही थी, तो आश्रमों के स्थान पर उन्होंने पक्के विहारों की रचना की और पक्के विहारों में व्यवस्थित तरीके से शिक्षा की व्यवस्था की। जैसे हमने बताया कि नालंदा विहार विश्वविद्यालय में 4 गेट थे और इसमें 52 गांव लगे हुए थे। यानी कि नालंदा विहार विश्वविद्यालय 52 गांवों से संबंधित था। अपने एरिया में बच्चे अपना एजुकेशन सिस्टम से वर्क कर सकते थे। वो एरिया जो 52 गांव थे उसी से ये चलता था। तो ये हम कहें इसी के आधार पर आज जो सिंगल कैंपस के विश्वविद्यालय है वो नालंदा का ही देन है। नालंदा या तक्षशिला की हम बात करें तो नालंदा की ही देन है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय वगैरह होते हैं वो नालंदा की देन है वर्तमान। ठीक, इससे पहले ऐसा नहीं था। और यहीं से अगर हम तक्षशिला की थोड़ा और ऊपर की तरफ चलें तो तक्षशिला को जैसा ही देखा होगा प्लेटो ने, तो वो वहाँ पुनः वापस गया और उसने वैसे ही अकेडमी नाम के विद्यालय की स्थापना की जो बाद में विश्वविद्यालय परिवर्तित। तो यहाँ पर हम 5 ऑप्शन से रिलेटेड कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कैसे, निःशुल्क शिक्षा कह सकते हैं, शिक्षा सबके लिए थी। एक यहाँ पर आ जाएगा कि शिक्षा जो थी सबके लिए थी। पहले ऐसी परिस्थिति नहीं थी, बौद्ध शिक्षा ने शिक्षा सबके लिए थी। और उसमें व्यवसायिक शिक्षा भी थी। व्यवसायिक शिक्षा के साथ साथ उन्होंने जो पाठ्यक्रम का एक सही तरीका उन्होंने निर्धारित किया कि 3R शैली। 3R का मतलब है, यहाँ 3R का मतलब है रीडिंग, रीजनिंग और राइटिंग। ठीक है, हालांकि जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वहाँ पर 7R आता है। ठीक है, ऐसे बढ़ते हुए तो यहाँ रीडिंग, लिखना, पढ़ना और गिनना। तो इससे रिलेटेड उन्होंने प्रारंभ में क्या रखी, सिद्धरस्ती नामक पोथी रखी। ठीक है, तो 3R से संबंधित ये सिद्धरस्ती नामक पोथी थी। उन्होंने पहली बार पाठ्यक्रम को एक सामान्य सी पोथी में संकलित करने का प्रयास किया जो प्रारंभ में बच्चे को पाया। ठीक, अब शिक्षा की व्यवस्था की ढांचा की बात करें तो वो एक व्यवस्थित ढांचा था कि कैसे प्रवेश होगा बच्चे का। प्रवेश के लिए वहाँ पर प्रवेश परीक्षा, यहाँ पर अगर देखें तो प्रवेश परीक्षा पहले नहीं थी। पहले अगर हम अर्थशास्त्र को देखें, मुद्रा राक्षस को देखें तो चाणक्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि मेरा नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, वो जब उन्होंने उस समय जो आमाद था वो राक्षस था। राक्षस से उनके जो पिता थे चढ़ा, उनसे कुछ उसका संबंध था, लेकिन उन्होंने कोई बात
जो उस समय घनानंद था, घनानंद से कह दी होगी, तो एक बार उन्होंने ऐसे चलते हुए सैनिक जा रहे थे तो पत्थर मार दिया, सैनिक पीछे पड़ गए, तो जो विष्णुगुप्त थे वो भाग खड़े हुए। तो ये उनके छदम नाम थे, विष्णुगुप्त वगैरह छदम नाम थे, तो उन्होंने अपना एक नाम रख लिया विष्णुगुप्त। और फिर वो एजुकेशन के बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे तक्षशिला की तरफ चले गए, और तक्षशिला में वो काफ़ी समय तक, लगभग 3 महीने तक, वो केवल उनका एडमिशन नहीं हो पाया तक्षशिला, प्रवेश परीक्षा में एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे एडमिशन नहीं होता था, एडमिशन नहीं हो पाया, प्रवेश परीक्षा का एक निश्चित समय होता है, वो समय नहीं आया था। तो फिर वो जो आचार्य होते थे, उन आचार्यों का के लिए झाड़ू वाड़ू लगा देते थे, कपड़े धो देते थे और पानी आनी भर देते थे नहाने के लिए। ऐसा चाणक्य ने अपने स्टेटमेंट में लिखा, मैं ऐसे कई तरह। उसके बाद फिर एक दिन जो प्रवेश परीक्षा हुई, उन्होंने कहा ठीक है, अब आप ये परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, और शामिल होने के बाद प्रवेश, फिर उनका तक्षशिला में एडमिशन हुआ। फिर वहीं पढ़कर मॉनिटरिंग पद्धति, जहाँ पर एक बात और निकल के बाहर आती है, हालांकि मॉनिटरिंग पद्धति की अगर हम बात करें तो मॉनिटरिंग पद्धति वैदिक काल में हुई थी। यहाँ पर मॉनिटरिंग जो पद्धति है, ठीक है, परीक्षा में बहुत क्वेश्चन आता है कि मॉनिटरिंग पद्धति जो थी, मॉनिटरिंग नायकी पद्धति को लेके आए, और उनमें से जो बच्चे धीरे धीरे थोड़े बड़े बच्चे होते, तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते, तो वहाँ से ये एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। और उन्होंने एक ढांचागत, अगर हम देखें तो पूरा ढांचागत बौद्ध शिक्षा जो है एक व्यवस्थित शिक्षा की एक व्यवस्था दर्शाती है। ऐसा आप 4-5-6 पॉइंटों में लिख सकते हैं। वर्तमान में क्या दे रहे हैं, परीक्षा प्रणाली उन्होंने रखी, परीक्षा प्रणाली को देखें तो प्रवेश परीक्षा भी उनकी देन है, परीक्षा प्रणाली भी उनकी देन। वो अलग बात है कि रिटन स्टेटमेंट नहीं था। और पुस्तकों की अगर हम बात करें तो वो अकेले ऐसे थे कि अगर बौद्ध काल से पहले की बात करें तो बौद्ध काल के पहले सब चीज शुरुआती में थी, क्योंकि आईक्यू का लेवल इतना अच्छा था कि लोग सुन के कंठस्थ कर लेते थे, लिखने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन जब बौद्ध आए तो उन्होंने धीरे धीरे लिपिबद्ध, आगे के समय के लिए लिपिबद्ध, जैसे व्यास जी का अगर आप दौर देखें तो व्यास जी को आगे मालूम होगा कि आगे जो आने वाली जनरेशन होगी उसको मस्तिष्क में विकार होंगी, व्हाट्सएप जैसी चीज़ें आ जाएंगी, तो उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया जाता और वेद का डिवाइडेशन कर दिया कौन से क्या होगा, क्योंकि पहले सब संयुक्त था। ऐसे ही जो बौद्ध शिक्षा है, बौद्ध शिक्षा ने सभी उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो जैन है, जैन 72 प्रकार के शिल्पों की बात करते हैं, और जो बौद्ध है वो 64 प्रकार के शिल्पों की बात करते हैं। उन्होंने हर चीज को एक व्यवस्थित तरीके में लाने का प्रयास किया, और वर्तमान में जो निःशुल्क शिक्षा वगैरह का कॉन्सेप्ट है एक व्यवस्थित, वर्तमान में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो बौद्ध शिक्षा की ही देन है, और फोनेटिक पद्धति है, फोनेटिक पद्धति वगैरह है, ये शिक्षण विधियों का कितना सही से उपयोग हो, कौन पढ़ाए, शिक्षक कैसा हो, ये सब बौद्ध शिक्षा विधि। ठीक, तो ऐसे 4-5 हेडिंग्स का इस क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हैं। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार। ठीक है, दूसरा प्रश्न 8वां है, स्त्री शिक्षा के संदर्भ में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार। अब यहाँ 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो स्त्री शिक्षा के लिए। ठीक है, अब है रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर आप बात करें तो स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा पर गुरुदेव के विचार क्या थे। अब यहाँ पर रविन्द्रनाथ के, हालांकि हमने इसमें 4 ऑप्शन अलग अलग होते हैं, स्त्री शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, और हमने उस पर स्टेट की उन चीज़ों पे हम नहीं गए। स्त्री शिक्षा संबंधी रविन्द्रनाथ गुरुदेव के क्या विचार हो सकते हैं। पहली चीज यहाँ पर गुरुदेव की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया, उस एजुकेशन सिस्टम में महिलाओं को समान स्थान दिया, और जहाँ तक उन्होंने महिलाओं की स्थिति को देखा तो जहाँ पर शांति निकेतन था वहीं पर थोड़ी दूर पर उन्होंने ग्रामीण शिक्षा के लिए श्री निकेतन की स्थापना की।
इंदिरा गांधी वगैरह वहीं पढ़ी, ठीक है। तो महिलाओं की शिक्षा के लिए यहाँ पर महिलाओं को उन्होंने समानता के आधार पर, आप जितने भी बड़े चित्रकार बड़े पदों पर महिलाएं बैठी होंगी तो लगभग सभी को स्वार्थी होंगे। तो उन्होंने बालकों के समान, यहाँ पर एक चीज है कि जो गांधी जी की एजुकेशन की तरफ अगर चले तो प्रारंभ में एजुकेशन जो थी वो मातृभाषा में थी, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन ऊपर उच्च शिक्षा की तरफ चलती है तो वो अंग्रेजी में कन्वर्ट होती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने जो शिक्षा दी वो मातृभाषा में दी, महिलाओं को पुरुषों के समान उन्होंने पढ़ने के लिए अवसर प्रदान किया। और एक अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के एजुकेशन सिस्टम की तरफ और चले तो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए महिलाओं से संबंध अगर, तो वो उनका मानना था कि जब तक जो महिलाएं हैं, जब तक परिवार में महिला शिक्षित ना हो तब तक परिवार और समाज का उत्थान संभव नहीं है। क्योंकि आप जो बुकें वगैरह हैं उनमें देखें तो महिलाओं को, अब यहाँ पर धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो वो ये मानते हैं कि संसार में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, सभी की स्थिति समान है। जब दोनों पैरेलल एक साथ जब तक नहीं चलेंगे तब तक समाज में विकास होना संभव नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर महिलाओं के लिए जो विज्ञान विषय थे या अन्य विषय, ऐसा नहीं किया जैसा अन्य विचारक करते हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने कर दिया कि नहीं इसमें केवल महिलाएं पढ़ेंगे और इसमें पुरुष, ऐसा नहीं। हालांकि वो वहाँ पर देखें तो प्राथमिक से लेके 6 से लेके 8 तक की स्थिति की आप बात करें, वहाँ महिला पुरुष एक साथ, उसके बाद उन्होंने डिवाइडेशन जरूर किया कि वो एजुकेशन को उन्होंने अलग अलग रखा, लेकिन ऐसा नहीं था कि महिलाएं एक साथ नहीं पढ़ सकती एजुकेशन में एक साथ। अगर उच्च शिक्षा जो थी, उच्च शिक्षा यहाँ पर हाई स्कूल के बाद से 11 से शुरू होती थी, तो 11 में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पैरेलल, एक तरफ लड़कियां बैठ जाएं एक तरफ लड़के बैठ जाएं, इस तरह से एजुकेशन सिस्टम एक उस समय। और उन्होंने जो महिलाओं के लिए, पहली चीज महिलाओं के लिए आप एक हेडिंग डाल सकते हैं कि महिलाओं का समानता का स्तर। दूसरी चीज महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। तीसरी चीज महिलाओं को पुरुषों के समय विषय चयन की स्वतंत्रता, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो को आध्यात्मिक तौर पर यहाँ देखते हैं महिलाओं का जो डेवलपमेंट है वो महिलाओं को नैतिक चारित्रिक तौर पर उनका जो विकास हो उसके लिए उन्होंने कई जगह शिथिलता बढ़ती है, ठीक। इस तरह से 4-5 पॉइंट लेके 4-5 हेडिंग हो जाएंगे। हम हेडिंग वाइज हेडिंग चलते हैं, तो हेडिंग ऐसे आप उसमें रख सकते हैं। एक पेज महिलाओं का, इसमें महिलाओं का समाज में सम्मान, ठीक। दूसरा है कि महिलाओं को पुरुषों के समान विषय चयन में स्वतंत्रता। तीसरा है बालक एवं बालिकाओं का जूनियर कक्षाओं तक एक साथ शिक्षा, ठीक, मातृभाषा में शिक्षा, ठीक। 5वां एक लिख लो कि महिलाओं का को समाज में सम्मान के लिए व्यावसायिक तौर पर परिपक्व बनाना है। ऐसे 5 लिख लो बस। राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षक की भूमिका, यहाँ पर ये क्वेश्चन और भी आगे रिपीटेड हुआ है, ठीक है। हालांकि ये टैगोर वाला क्वेश्चन आगे रिपीटेड हुआ है या नहीं आगे देखेंगे, लेकिन ये जो राष्ट्रीय एकता में, नेशनल इंटीग्रेशन में शिक्षक की भूमिका क्या है, ठीक है। अलग अलग कर दिया था, हाँ। नहीं, फिर महिलाओं के लिए जैसे जैसे उसमें ये है कि 6 से 8 के ऊपर जब महिलाएं चलती हैं तो फिर उन्होंने अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया लेवल है। नहीं, उन्होंने ये कर दिया था कि अगर उनकी इच्छा है तो, ठीक, अगर वो चला सकती हैं तो जैसे इंदिरा गांधी वगैरह उन्हीं को पढ़ी, ठीक है ना। तो वहाँ पर यह है कि महिलाएं जो है अपनी रुचि के अकॉर्डिंग सब्जेक्टों का चयन कर सकती है, उसमें गृह विज्ञान वगैरह को। हालांकि जब रविन्द्रनाथ टैगोर का वो सिस्टम शुरू हुआ उस समय गृह विज्ञान नहीं था। गृह विज्ञान 1900, हाँ बोलो,
नहीं, विवेकानंद का भी नहीं है, ठीक है। गृह विज्ञान का भी नहीं, वो ऐसा है कि सामान्य तौर पर एक जर्नल वे में बात करेंगे तो जर्नल वे में वो एक दूसरी बात है, ठीक। लेकिन उनका जो भारतीय दर्शन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि जो उनका विद्यालय था उस विद्यालय में ऐसा कहीं कोई डिवाइडेशन नहीं था कि नहीं ये काम पुरुष करेंगे ये काम महिलाएं करेंगे। लेकिन उन्होंने महिलाओं की दृष्टि से क्योंकि एक पैरेलल रखने की कोशिश की कि अगर वो चाहें, ठीक है ना, जैसे उस समय सरोजिनी नायडू वगैरह बहुत सारी महिलाएं थी, तो यहाँ पर अगर हम एक पक्ष को लेके चलेंगे तो वो बैकफुट पर, अगर हमने ये डाल दिया कि महिलाओं के लिए उन्होंने गृह विज्ञान रखा या, तो फिर यहाँ पर वो बैकफुट पर आ जाएगा, ठीक है, बैकफुट पर। अब गृह विज्ञान बनाया महिलाओं को, ये सब जो चीज़ें थी वो चीज़ें जो बौद्ध शिक्षा वगैरह है या अन्य शिक्षाएं हैं उनमें अगर हम डीवी के अकॉर्डिंग भी चलते हुए दिखाई दें मानववाद में, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो पॉजिटिव लिखेंगे। गृह विज्ञान 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आया तो 1960 के अकॉर्डिंग वो पूरी तरह से सब्जेक्ट के रूप में प्रवर्तित हो। इसमें एक और था, क्या था, राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए। 9वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षक की भूमिका। अब ऐसा है कि अगर हम चाहते तो रामकथा की तरह भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जितना हम परिभाषाओं को देंगे, जितना हम उसमें डिवाइडेशन रखेंगे हेडिंग्स के आधार पर, उतना आसानी से हमें मार्क्स मिल जाएंगे और उतना आसानी से हम जो एग्जामिनर को समझा पाएंगे, उसके कलम से हमें मार्क्स लगाना है। तो यहाँ राष्ट्रीय एकता के विकास में, अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसमें 4 लाइनों में राष्ट्रीय एकता को समझा सकते हैं, ठीक। उसके बाद राष्ट्रीय एकता के विकास शिक्षक की भूमिका, हाँ एक ही बात है, राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका, ये क्वेश्चन आया है 2022 में। और राष्ट्रीय एकता में शिक्षक की भूमिका जब हमने इसको लिखाया होगा तो शिक्षा शिक्षक और सब एक साथ पहला करके ऐसे चला होगा, ठीक। अब यहाँ पर शिक्षा की भूमिका में भी आएंगे तो भी शिक्षक के अकॉर्डिंग ही सब चलना है, ठीक। तो यहाँ पर राष्ट्रीय, अब हम चाहें तो यहाँ 4 लाइनों में ये राष्ट्रीय एकता का बता सकते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन का हिंदी रूपांतरण है, ऐसा ऐसा। अंग्रेजी वाले होंगे तो ये सेंटेंस नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे, ठीक। तो यह हम ऐसा, अब यहाँ पर जो शिक्षक की भूमिका की बात करें तो हमारा देश कैसा है, देश हमारा लोकतांत्रिक है, ठीक है। अब जब लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक देश से संबंधित जितने भी मूल्य होंगे उन मूल्यों के अकॉर्डिंग टीचर चलेगा, ठीक है। अब यहाँ लोकतांत्रिक मूल है तो कक्षा की जो व्यवस्था है वो भी लोकतांत्रिक मूल। तो जब लोकतांत्रिक मूल है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, तो यहाँ पर जब लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए शिक्षक की जो भूमिका है, जो लोकतांत्रिक, जैसा हमारा देश है उस देश के मूल्य जब बच्चों में रखे जाएंगे, बच्चे उसको स्वीकार कर लेंगे, अंगीकार कर लेंगे, तब लोकतांत्रिक संप्रभुता की रक्षा हो पाएगी, अन्यथा इसकी रक्षा हो पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम किस तरह से रख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षक की भूमिका, तो लोकतांत्रिक मूल्यों, यहाँ लोकतांत्रिक मूल, अब लोकतांत्रिक मूल हो गए तो इसमें एक और चीज है अनेकता में एकता, विश्व बंधुत्व की भावना, ऐसे 3-4 हेडिंग्स लेके हम उसमें रख सकते हैं कि शिक्षक के गुण को इसी के अकॉर्डिंग हम कि ये भारत हमारा, जब हम उसमें लिखेंगे तो हम उसमें चलेंगे भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए बालकों में लोकतांत्रिक मूल्य शिक्षक के द्वारा आवश्यक है। ऐसे ही हम अनेकता में एकता, भारत हमारा विविधताओं का देश है, लेकिन एक सूत्र में बांधे रखने के लिए राष्ट्रीय एकता के लिए ये आवश्यक है कि शिक्षक सभी छात्रों को अनेक होते हुए भी एक मूल्य की तरफ ले जाए,
इसके बाद विश्व बंधुत्व की भावना। विश्व बंधुत्व ये हमारा सनातन धर्म का भी है और वैसे भी है। तो जब राष्ट्रीय एकता के लिए विश्व बंधुत्व की भावना का होना भी बहुत आवश्यक है। बालकों में जब विश्व बंधुत्व की जो है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक, तो ये सभी लोग हमारे परिवार, तो ये तभी संभव है कि पहले जो हमारे आसपास विद्यालय से लेकर पूरा समाज जब एक परिवार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तब इस सोच को हम डेवलप कर पाएंगे। एक चीज है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, ऐसे 5-6 समाजवाद इसी में आ जाएगा। प्रस्तावना में है, ठीक है, प्रस्तावना में है कि समाजवाद, तो यहाँ पर समाजवाद का सीधा सा तात्पर्य है कि जो सोसाइटी है, अंतर संबंधों का वो जाल है। तो जो समाज सोसाइटी है, सोसाइटी का एक सूत्री उद्देश्य है कि हम मानव हैं और मानवों के हित के लिए हमें कार्य करना है। तो मानवीय के हित के कार्य करने के लिए हमें इसकी तरफ चलना पड़ेगा। सब सभी धर्म, भारत में अनेक धर्म हैं, अनेक धर्मों में सभी धर्मों का, जितने भी धर्म हैं, हम हमारे धर्म का, जो हमारा धर्म है उसका हम सम्मान करते हैं और उसको हम मानते हैं, लेकिन जो और धर्म है उनका भी हम सम्मान करते हैं। तो जो धर्मनिरपेक्षता है, कि धर्मनिरपेक्षता, यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की जगह आ जाएगा पंथ निरपेक्षता, कि जितने भी पंथ हैं हम सभी का सम्मान करते हैं और अपने धर्म में, हम अपने पंथ में अपनी आस्था रखते हैं। इससे ये राष्ट्रीय एकता बनी रहेगी। ऐसे हम अपना इसमें 2-2, 3-3 लाइनें ऐसे लिख के रख सकते हैं। दूरी की शिक्षा द्वारा समाज का हरा भरा और गरीबी रहित होना कैसे संभव है? ये क्वेश्चन थोड़ी घुमा के आया है। दूरी की शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, हाँ, ये दूर शिक्षा का मतलब डिस्टेंस एजुकेशन है, ओपन की बात कर रहा है। हालांकि ये पहले सिलेबस में था, अब सिलेबस में टॉपिक है नहीं इसका, ठीक है ना, लेकिन हम बता देंगे, ठीक है। दूर शिक्षा से क्या था? गरीबी, गरीबी रहे, ठीक है। अब दूर शिक्षा से गरीबी रहे, यहाँ पर एक सेंटेंस था, इसको चाहे तो पहला लिख सकते हैं। एक चीज थी कि दूर शिक्षा से तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर दूर शिक्षा का संबंध है डिस्टेंस एजुकेशन, या हम ऐसा कहें कि ओपन से, ठीक है। ये वास्तव में हम इस तरह से लेके चलेंगे कि जो दूर शिक्षा है, दूर शिक्षा एक औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, तो ये कैसा साधन है? निरौपचारिक साधन है। सीमित क्षेत्र, सीमित प्रवेश के विरुद्ध ये निरौपचारिक साधन है। ऐसे बालक जो सीमित क्षेत्र, सीमित प्रवेश में, या जहां शिक्षा में निश्चित सीटें हैं, या जहां पर उनका प्रवेश नहीं हो पा रहा है, या ड्रॉप आउट चाइल्ड हैं, या किसी कारणवश वो शिक्षा से वंचित हो गए हैं, ऐसे छात्रों के लिए ये निरौपचारिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। वो घर बैठे अपना अध्ययन कर सकते हैं। इससे संबंधित सरकार की कुछ योजनाएं भी हैं, जिनमें ज्ञान दर्शन जैसे, तरंग जैसे कार्यक्रम संचालित हैं, ज्ञान दर्शन जैसे चैनल संचालित हैं, और वर्तमान में किसानों के लिए किसान सन चैनल भी और कई सारे संचालित हैं। ऐसा आप इसमें रख सकते हैं। अब इसके माध्यम से बच्चे घर बैठे जब उनका व्यवसाय में वो परिपक्व होंगे, व्यवसाय परिपक्व होंगे, तो उनका सर्वांगीण विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, तो निश्चित तौर पर वो गरीबी से अपना कोई ना कोई व्यवसाय निश्चित तौर पर प्राप्त कर लेंगे, तो गरीबी रहे, ऐसा इसका उत्तर होगा, ठीक है। हालांकि ये सिलेबस से बाहर है, पहले ये सिलेबस में रहा है। शिक्षा व संस्कृति में संबंध, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। अच्छा, ग्यारहवें नंबर का शिक्षा और संस्कृति में संबंध।
अब यहाँ पर एक चीज है कि सभी सामाजिक परिवर्तन, सभी सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो यानी कि ये संस्कृति का संबंध किससे है? समाज से है। आपने देखा कि जो संस्कृति है इसमें संस्कृत दिखाई दे रही। सबसे पहले अगर हम पाणिनि के अष्टाध्यायी की बात करें 3979 उसमें सूत्र है, उनकी अगर हम बात करें लगभग 4000 किताबों में लिखा हुआ है। तो उनका मानना है कि उन्होंने महेश्वर शिव से प्रार्थना की कि आप हमें ज्ञान दो। अगर यहाँ पर भाषा ना हो, ठीक है, तो हम अभिव्यक्ति कैसे करते हैं? बताओ, भाषा ना होती तो अभिव्यक्ति कैसे करते? इशारों से, या कौन से करते? इशारों से करते। क्या होगा? अब मान लो सारा गलत हो जाए तो पुर्जा के आ रही, ठीक है ना? तो मुद्राओं से या वैसा अभिव्यक्ति करते। अब लेकिन अभिव्यक्ति के लिए इतना जो मुद्रा अभिव्यक्ति है या वो बहुत कठिन है। मूक अभिव्यक्ति करना बहुत कठिन, क्योंकि आपको सही तरीके से उसका ज्ञान होना चाहिए। साधु वगैरह उसमें अच्छे पारंगत होते हैं, मुद्राओं से ही वो बात कर सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। या ISI वाले लोग, ठीक है, सामान आपको भेज दिया गया है, 3 तारीख को डिलीवरी होगी, 4 किताबें आपको भेजी जा रही हैं। 4 किताबें 4 आतंकवादी आ गए। हर किताब का अपना महत्व है, हर किताब में अलग डाटा है। यह सामान भेजना ऐसे कोड पर में बातें हो सकती हैं, ठीक है। उस पर एक जब हम काफ़ी समय तक रहे पेट्रोलिंग में, तो हम भी उसमें से एक चीज़ सीख गए थे उसमें। तो जैसे वो एक हमने ये तरीका सीखा था, जैसे ये लिखा है संस्कृत, इसको कैसे लिखा जाएगा कि ये बना इसका, ठीक है। अब ये आंकड़े हमने लिख के भेज दिए। अब जो जानता है वो जान जाएगा, इसका मतलब है इंटेलिजेंस जैसे हर वर्ड को चेक किया जाता है। संस्कृत दिखाइए, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर भाषा और संस्कृति, यहाँ पर भाषा और संस्कृति का जो संबंध है, अब हम देखें तो भाषा संस्कृति का क्या संबंध हो सकता है? इस शिक्षा और संस्कृति का, शिक्षा समाज में संचालित होती है और समाज का संबंध किससे है? संस्कृति। समाज की ऐसी मान्यताएं, जिन मान्यताओं को समाज एक्सेप्ट करता है, उनको हम जब भाषात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं तो वो संस्कृति कहलाती है। जैसे हमने सबसे कहा, शादियों में जाता है, एक महिला ऐसे खड़ी रहती है नमस्कार के लिए, ठीक है। तो अब आपसे हमने कहा सभी लोगों का वंदन अभिनंदन है, बंसीधर महाविद्यालय में आप सभी का वंदन अभिनंदन है, मैं चंद्र प्रकाश बीएड डिपार्टमेंट से आपका स्वागत करता हूँ। आपने अन्य विद्यालयों को छोड़ के, महाविद्यालयों को छोड़ के इसमें प्रवेश किया, इसलिए एक बार आपका और धन्यवाद मैं प्रस्तुत करता हूँ। ऐसे आपने अपनी बात को रखना, ठीक। या हम फोन करते, हेलो गुड मॉर्निंग, बंसीधर महाविद्यालय बीएड डिपार्टमेंट से आप चंद्र प्रकाश से बात कर रहे हैं। बीएड में आपका प्रवेश हुआ है। यदि आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो एक 50,000 का DD, हाई स्कूल से लेके उत्तरोत्तर सभी अंक तक अपनी 5 फोटो 2 लिफाफे के साथ आप महाविद्यालय में ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। तो इस तरह का अगर फोन आए समझ लेना हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि हम चंद्र प्रकाश बोलते हैं। हालांकि बात करनी भी और ऐसे बात करेंगे क्या? हम ऐसे ही बात करते हैं। वो तो इधर लैंग्वेज को हमने चेंज किया कि इधर की जैसी भाषा समझ में आ जाए। खैर, तो यहाँ पर हम शिक्षा में चलेंगे। यहाँ पर एक चीज हम एक सेंटेंस को प्रारंभ में जो था उसको कोट कर सकते हैं यहाँ कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। शिक्षा
विद्यालय में संचालित होती है। विद्यालय समाज का अंग है और समाज के द्वारा जो परिष्कृत करके जो भी अभिव्यक्तियां हैं उन अभिव्यक्तियों को या जो व्यवहार है उन व्यवहारों को जब हम अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं तो वो जैसा क्रियाकलाप होता है जो एक्सेप्टेबल या जिसको सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं वो संस्कृत से संस्कृति में बना है। संस्कृत का मतलब आपकी लैंग्वेज, आप लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे नमस्कार, तो संस्कृत उसका संबंध आपकी जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति का संबंध सामाजिक अभिव्यक्ति है जिसको सब स्वीकार करते हैं उसका संबंध संस्कृति से है। और संस्कृति की जैसी संस्कृति होती है उसके आधार पर भी एजुकेशन सिस्टम डेवलप होता है। जैसा समाज होगा वैसे ही समाज की आवश्यकताएं होंगी। शिक्षा चाहिए सेवा चाहिए, शिक्षा चाहिए सेवा चाहिए के अकॉर्डिंग जैसे समाज की आवश्यकताएं स्टेट की आवश्यकताएं होती हैं वैसे संस्कृति में उसको कैसे फुलफिल किया जाए उसके आधार पर हम बालकों को विद्यालय में डेवलप करते हैं। और वो शिक्षा का आने के बाद पुनः जब समाज में जाएगा तो समाज में अपना एक श्रेष्ठ नागरिक, एक उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, एक उचित अभिव्यक्ति पूर्ण व्यक्ति के लिए हमें उसे सांस्कृतिक तौर पर भी डेवलप करना होगा। जब उसका संस्कृतिकरण होगा तब बालक उचित रूप में अपनी अभिव्यक्ति कर पाएगा। ये तभी संभव है जब संस्कृति शिक्षा में पैरेलल शिक्षा के साथ साथ उसका व्यवहार में भी काम करता है। इसमें हम ध्यान एक चीज और बोल गए, यहाँ आप शिक्षा 4 लाइन शिक्षा के बारे में लिख सकते हो, संस्कृति के बारे में भी 4 लाइन लिख सकते हैं, फिर ऐसा कहानी खत्म कर सकते हैं। ये सही रहेगा, इसमें बढ़ भी जाएगा। क्या समझा दें हम घर चली गई थी का घर चली गई थी का इसका मतलब डाटा हमने ज़्यादा हाई लेवल का चला गया। सरल तरीके से समझाया जाए, सरल तरीके से नेचर के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। सबसे पहले हम समझाएंगे शिक्षा। ठीक, शिक्षा क्या बता देंगे। शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। शिक्षा संस्कृत भाषा से ऐसे बनी है, इसका मतलब ये होता है। फिर हम संस्कृति समधन क्रय धन यूट ऐसे करते और ई प्रत्यय ऐसे करके जोड़ के बनी है। और संस्कृति संस्कृत भाषा से संबंधित या अपनी जो भाषात्मक अभिव्यक्ति है, क्रियाकलाप है, आपका व्यवहार है, संस्कृति, इसकी एक कोई परिभाषा है तो राइटर के अपना देखिए। अब आपका भर गया कितना पेज, 1 पेज तक भर गया या कौन पेज भर गया। अब कौन पेज के बाद फिर आपने शिक्षा और संस्कृति में संबंध रखा। संबंध रखने के बाद फिर आपने बताया कि शिक्षा समाज में संचालित होती है और समाज के